जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि चांगशिंग लियो हेंग से मिलने के लिए मास्टर मिलिशा के पैलेस पहुंच चुका था, मगर सन नाम के कल्टीवेटर ने उसका रास्ता ब्लॉक करते हुए उसे फाइट के लिए चैलेंज किया। हालांकि चांगशिंग उसके फॉर्मेशन को ब्रेक कर उसे हरा देता है और फाइनली उसकी लियो हेंग से मुलाकात हो गई। मगर पैलेस के बाहर आते साथ ही एक नई मुसीबत उसके सामने खड़ी थी। होली फादर ने अज़ुर क्लाउड लिस्ट की रैंकिंग को अपडेट किया था, जिसके चलते चांगशिंग को फर्स्ट रैंकिंग गिफ्ट कर दी गई। हालांकि ये तोहफा उसे महंगा पड़ने वाला था, क्योंकि चांगशिंग को इंपीरियल कोर्ट के एग्जाम में हर एक जीनियस का सामना करना पड़ेगा। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें मास्टर मिलिशा की चेम्बर दिखाई गई, जहां पर मास्टर जिन काफी ज्यादा परेशान थे। वो मास्टर मिलिशा से कहने लगी कि अब तो हमारी चांगशिंग की मुसीबतें और भी ज्यादा बढ़ चुकी हैं। अज़ुर क्लाउड लिस्ट के अपडेट होने से काफी बड़ी गड़बड़ हो गई। इंपीरियल कोर्ट के एग्जाम शुरू होने से पहले ही सभी लोग चांगशिंग और उसकी स्टेट रिलीजियस एकेडमी के खिलाफ हो गए। क्या आपको नहीं लगता कि ये प्रेशर कुछ ज्यादा ही है? पता नहीं हमारे चांगशिंग इसे झेल कैसे पाएंगे। जिस पर मास्टर मिलिशा बताने लगे कि अब हर एक कॉन्टिनेंट का जीनियस यहाँ पर पहुँचने वाला है। पूरी दुनिया की नजर इंपीरियल कोर्ट एग्जाम पर होगी। मैं जानता हूँ इससे चांगशिंग पर काफी ज्यादा प्रेशर पड़ेगा, मगर ऐसी ही हार्डशिप को क्रॉस करने के बाद एक नया हीरो जन्म लेता। इनफैक्ट यही सिचुएशन चांगशिंग को ग्रो होने में हेल्प करेगी, इसलिए तुम ज्यादा फिक्र मत करो। अब सीन शिफ्ट होकर हम चांगशिंग को देख पाते हैं, जो कि कल्टीवेट करते हुए अपनी स्टारलाइट को सेंस करने की कोशिश कर रहा था। मगर ताज्जुब की बात तो ये थी कि उसे अपने डेस्टिनी स्टार की ऑरा महसूस ही नहीं होती, जिसके चलते चांगशिंग थोड़ा सा परेशान हो गया। वो सोचता है कि शायद मेरी मेरिडियंस दूसरे लोगों से थोड़ी सी अलग है। मुझे पूरा यकीन है कि उस दिन मैंने अपनी डेस्टिनी स्टार की लाइट को एब्जॉर्ब किया था। अगर वो स्टार लाइट मेरे अंदर है तो फिर वो मुझे महसूस क्यों नहीं हो रही? इस मसले को हल करने के लिए मेरे पास बस एक ही रास्ता है। मुझे कुछ भी करके सिटिंग इल्यूमिनेशन रॉन पर पहुंचना होगा। अगर मैं सिटिंग इल्यूमिनेशन पर पहुंच पाया तो मैं अपनी सी ऑफ कॉन्शियसनेस को देख पाऊंगा और वहीं से मुझे पता चलेगा कि मेरी डेस्टिनी स्टार की एनर्जी कहाँ चली गई। हालांकि यहाँ पर भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मैंने अभी तक मैरो क्लिंजिंग को पूरी तरह से अचीव नहीं किया और उसके बगैर मैं सिटिंग इल्यूमिनेशन पर पहुंच नहीं पाऊंगा। अगर मैं खुद पर जबरदस्ती करूँ तो हो सकता है इसमें मेरी जान चली जाए। सो इस तरह से चांगशिंग एक अजीब सी कश्मकश में फंस चुका था। वो अगली लेवल पर ब्रेक थ्रू नहीं कर पाएगा और जब तक वो अगली लेवल पर ब्रेक थ्रू नहीं करेगा उसे पता ही नहीं चलेगा कि उसकी स्टार लाइट कहाँ चली गई। इसी बारे में सोच कर चांगशिंग को काफी ज्यादा सिर दर्द होने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब उसने करना क्या चाहिए और उतने में उसे लियो हेंग के घर से रोशनी नजर आती है। उसे लग रहा था कि शायद लियो हेंग वापिस आ गई, इसलिए तुरंत ही लियो हेंग से मिलने पहुंच गया। हालांकि वो तुरंत ही समझ गया कि ये लियो हेंग ना होकर वही बंदी थी जिसकी चांगशिंग से कुछ दिनों पहले ही मुलाकात हुई थी। तो चांगशिंग तुरंत ही उस बंदी के पास जाकर उसे ग्रीट करते हुए बताने लगा कि मुझे तो लगा था कि आप मेरे डिसाइपल लियो हेंग हो, तो मैं उसी से मिलने यहाँ आया था। मुझे माफ कर दीजिए, मेरा आपको डिस्टर्ब करने का कोई इरादा नहीं था। हालांकि वो बंदी तो चांगशिंग को कोई रिस्पांस नहीं देती, तो चांगशिंग दिल ही दिल में सोचने लगा कि ये बंदी तो ना सुन पाती है और ना बोल पाती है। मेरे ख्याल से ये मेरे सीनियर ब्रदर जैसे ही म्यूट और डेफ होगी। पिछली बार जब मैं कोल्ड पूल से बाहर आया उसी वक्त मैंने देखा था कि इनके सिर पर फ्लावर पॉट गिरने वाला है, मगर उस वक्त भी इन्होंने कोई हरकत नहीं की। यानी कि मेरा अंदाजा पूरी तरह से सही होगा। ये ना सुन सकती है और ना ही बोल सकती है। गाइस, मुझे पूरा यकीन है कि आपको याद होगा ये बंदी कोई और नहीं बल्कि इम्प्रेस टियान हाई थी और ये बात चांगशिंग को बिल्कुल भी पता नहीं। वो पूरी तरह से अनजान था। उसे तो लग रहा था कि ये सीनियर कोई गूंगी बहरी अबला नारी है। तब तक वो बंदी उसे चाय का कप ऑफर करती है। वेल ये है रीजो स्नो फ्लावर टी, जो कि काफी ज्यादा स्पेशल थी। वेल यहाँ पर चांगशिंग को याद आता है कि यही सेम चाय उसके सीनियर ब्रदर की भी फेवरेट है। इस चाय की खुशबू से ही चांगशिंग का माइंड पूरी तरह से शांत हो गया। वो दिल ही दिल में सोच रहा था कि जल्दी इंपीरियल कोर्ट एग्जाम होने वाले हैं और तब तक मुझे कुछ भी करके सिटिंग इल्यूमिनेशन स्टेज पर पहुंचना ही होगा। उसके अलावा मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं और मुझे कोई आइडिया नहीं कि उस लेवल पर मैं कैसे पहुंच पाऊंगा। मैंने तो अभी तक मैरो क्लिंजिंग को भी ठीक से मास्टर नहीं किया। मेरे ख्याल से कल्टीवेशन से पहला मैंने अपने कुछ अधूरे कामों को पूरा करना चाहिए। मैंने उस ब्लू ड्रैगन से वादा किया था कि मैं उसकी हेल्प करूंगा, तो मेरे ख्याल से उससे मुलाकात करना जरूरी है, लेकिन पता नहीं उसके पास कैसे पहुँचा जाए। जिसके बाद वो साइन लैंग्वेज में उस बंदी
बंदी से बात करने लगा। उससे पूछ रहा था कि सीनियर क्या आप मुझे बता सकती हो कि कोल्ड पूल में कैसे जाया जाए। तो बंदी भी उसी इशारों में पूछने लगी कि क्या तुम्हें मौत से डर नहीं लगता। जिस पर चांगशिंग कह रहा था कि ना, मैं तो मरना नहीं चाहता, लेकिन मेरे लिए किया हुआ वादा अपनी जान से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो उस बंदी ने अपनी चाय की मदद से चांगशिंग के सामने आई से लफ्ज लिखा। वेल यही चांगशिंग के लिए एक क्लू था जिसके चलते वो कोल्ड पूल को ढूंढ पाएगा। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हमें टाउन का नजारा दिखाया गया, जहाँ पर इंपीरियल कोर्ट एग्जाम होने से पहले बेटिंग का सीजन शुरू हो चुका था। सभी कल्टीवेटर्स इसके लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड थे, क्योंकि ये पैसा कमाने का एक सुनहरा मौका है। वेल वहाँ पर हर एक कॉन्टिनेंट के जीनियस की नेम प्लेट लगाई गई थी, तो लोग इन जीनियस पर दाव लगाना शुरू कर चुके। इन्होंने जिस बंदे पर दाव लगाया है, अगर वो जीत गया तो इनके पैसे 1000 गुना ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो इस तरह से वहाँ पर बेटिंग की शुरुआत हो गई। न जाने कितने ही जाने माने कल्टीवेटर्स पर दाव लगाए जा रहे थे। तभी उस हॉल का मास्टर कहने लगा कि तुम सभी लोग जीतने वाले घोड़ों पर दाव लगा रही हो, मगर इस बार एक नया घोड़ा मैदानी जंग में उतर चुका है, जिसे हमने डार्क हॉर्स ये नाम दिया है। और हमारा डार्क हॉर्स कोई और नहीं बल्कि स्टेट रिलीजियस एकेडमी का चांगशिंग है। ये वही बंदा है जिसने कसम खाई थी कि वो इस बार के इंपीरियल कोर्ट एग्जाम में टॉप रैंकिंग हासिल करेगा। मगर वो लोग तो उस मास्टर को उठाकर दूर कर देते हैं। वो कह रहे थे कि हमें उस चांगशिंग पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं, और ना ही वो इस काबिल है कि उस पर हमारा पैसा जाया किया जाए। वो तो मैरो क्लिंजिंग वाला एक मामूली सा कल्टीवेटर है, जिसने अपनी औकात से बाहर जाकर क्लेम किया कि वो टॉप रैंकिंग हासिल करेगा। उस बंदे पर जो भी बेट लगाएगा समझ लो एक नंबर का बेवकूफ होगा। और उतने में ही हमारी टांग 36 की वहाँ पर एंट्री हो गई। वो कह रहा था कि मुझे तो लंबे रेस के घोड़ों पर शर्त लगाना पसंद है। अब तुम फकीरों की क्या ही औकात कि मेरे दोस्त चांगशिंग पर शर्त लगाओ, इसलिए मैं अकेला ही चांगशिंग पर बेट लेने वाला हूँ। वो मेरा दोस्त भी है और मास्टर भी, तो मैं उसकी पोटेंशियल को अच्छे से पहचान सकता हूँ। और इतना कहते साथ ही टांग 36 ने अपना ढेर सारा गोल्ड चांगशिंग पर बेट पर लगा दिया। सभी लोग कहने लगे कि जरूर से इस बंदे का दिमाग खराब हो गया, या फिर ये इतना ज्यादा रईस होगा कि इतना गोल्ड जाने पर भी इसे जरा भी फर्क नहीं पड़ेगा। साथ ही कुछ लोग कहने लगे कि टांग 36 को कुछ मत बोलना, ये वेंशुई काउंटी की टांग फैमिली का मेंबर है। सो इस तरह से टांग 36 की बदौलत सबसे बड़ी बेट लगी थी चांगशिंग पर। वहाँ का हॉल मास्टर टांग 36 को बताने लगा कि तुम मुझ पर यकीन करो, तुम्हें इस बेट लगाने पर जरा भी पछतावा नहीं होने वाला। चांगशिंग जरूर से इंपीरियल कोर्ट एग्जाम में टॉप रैंकिंग हासिल करेगा। और तभी टांग 36 वहाँ से जाते हुए अपने सर्वेंट्स को हुक्म देता है कि मेरे दोस्त चांगशिंग की नेम प्लेट बिल्कुल नीचे नहीं आनी चाहिए। चांगशिंग और हमारी स्टेट रिलीजियस एकेडमी यहाँ पर भी ऊपर रहेंगे और इंपीरियल कोर्ट एग्जाम में भी। जिसके बाद टांग 36 अपने दोस्त चांगशिंग से मिलने पहुंच गया। उससे कहता है कि तुम्हें यकीन ही नहीं होने वाला कि आज इस यंग मास्टर ने कौन सा कारनामा कर दिखाया। बेटिंग हॉल में सभी लोगों को ये लगा कि मैं बेवकूफ हूँ, मगर कुछ ही दिनों में इन्हें पता चलेगा कि मैं बेवकूफ नहीं बल्कि बेटिंग का बादशाह हूँ। अगर तुम वहाँ होती तो मजा आ जाता। मगर उसने देखा कि वो तो अकेले से ही बात कर रहा है, वहाँ पर चांगशिंग का कोई नामो निशान नहीं था। उतने में शुआन युआन पो उसके पास पहुँच जाता है और टांग 36 को बताने लगा कि हमारे मास्टर किसी से मिलने गए हैं, इसलिए बेवजह शोर शराबा करके मेरा दिमाग खराब मत करो। वेल टांग 36 थोड़ा सा कंफ्यूज था। वो कह रहा था कि चांगशिंग ने तो मुझे इस मीटिंग के बारे में कोई आइडिया नहीं दी, पता नहीं वो किससे मिलने गया होगा। और अब सीन शिफ्ट होकर हम चांगशिंग को देख पाते जो मार्केट में पहुंच चुका था। वेल उसे यहाँ से कोल्ड पूल में जाने का रास्ता ढूंढना था। वो सोचता है कि उस नोबल लेडी ने मुझे आइस नाम का क्लू दिया, अब पता नहीं इस आइस से मैं उस कोल्ड पूल को कैसे ढूंढूंगा। दरअसल उसने शेंदो सिटी में जितनी भी मार्केट लेन थी उन सबको चेक करना शुरू कर दिया। और फाइनली एक बंदे ने उसे ऐसा कुआं दिखाया जिसमें से बर्फ की भाप बाहर आ रही थी। तो चांगशिंग ने फटाफट से उस कुएं में छलांग लगा दी। उसके ऐसा करते साथ ही उस कुएं में मौजूद रॉक पियर्सर से उस पर अटैक होने लगे। हालांकि चांगशिंग यहाँ से वहाँ मूव होते हुए उन सभी अटैक्स को काउंटर करने लगा। वेल उसे तो ये जगह जानी पहचानी नजर आ रही थी, क्योंकि पिछली बार चांगशिंग को इसी कोल्ड पूल में ट्रैप किया गया था। और फाइनली वो उस अंडरग्राउंड केव में पहुंच जाता है जहाँ पर ब्लू ड्रैगन को कैद करके रखा था। अब उसे वहाँ देखते साथ ही वो ड्रैगन भी थोड़ी सी एक्साइटेड हो गई। चांगशिंग उसे बता रहा था कि सीनियर क्या आपने मुझे पहचाना, पिछली बार हमारी यहीं पर मुलाकात हुई थी। साथ ही वो दिल ही दिल में सोचने लगा कि ड्रैगन ईयर्स तो काफी ज्यादा छोटा होता है, तो मैंने इसे सीनियर नहीं बल्कि एल्डर ड्रैगन बुलाना चाहिए। उस ड्रैगन से कह रहा था कि पिछली बार मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपकी मदद करने जरूर आऊंगा और उसी वजह से मैं यहाँ पर हूँ। मगर वो ड्रैगन तो उस पर गुस्से से अटैक कर देती है, क्योंकि चांगशिंग ने गलती से उसे
एल्डर बोल दिया था। तो चांगशिंग उससे परेशान होते हुए कहने लगा कि सीनियर, मेरा आपको ऑफेंड करने का कोई इरादा नहीं था, माफ करना, मैंने आपको एल्डर कहा। मुझे लगा कि आपको रिस्पेक्ट देने का यही सही तरीका होगा। और उतने में वो ड्रैगन सोर करते हुए अपने ह्यूमन फॉर्म को एक्टिवेट कर देती है। वो चांगशिंग से कहने लगी कि वैसे तो इंसान कभी अपने वादे नहीं निभाते, मगर तुमने अपना प्रॉमिस पूरा किया और इसी वजह से मैं तुम पर जरा भी नाराज नहीं हूँ। बस आइंदा से मुझे एल्डर मत बोलना। तुम्हें पता होना चाहिए कि लड़कियां अपनी उम्र को लेकर काफी जल्दी ऑफेंड हो जाती है। दरअसल ये बंदी मिस्टिक आइस ड्रैगन रेस की आखिरी डिसेंडेंट थी और इसे हम नाम देंगे ड्रैगन शुयान। चांगशिंग तो अपने सामने इस यंग बच्ची को देखकर दिल ही दिल में कहने लगा कि मैंने इसे एल्डर बोलकर वाकई बहुत बड़ी गलती कर दी। ये तो छोटी सी यंग ड्रैगन है, आइंदा से मैंने लड़कियों से थोड़ा सोच समझ कर बात करनी चाहिए। अब शुयान उससे कहती है कि पिछली बार यहाँ से बाहर जाने में मैंने तुम्हारी मदद की थी, तो इस बार मदद करने की बारी तुम्हारी है। और अब वो अपने हथकड़ियों को आपस में क्लैश करते हुए वहाँ मौजूद फॉर्मेशन को ओपन कर देती है। वो चांगशिंग को बता रही थी कि मैं इस फॉर्मेशन में कैद हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि तुम इसे ब्रेक करो। जिस पर चांगशिंग कहने लगा कि ये तो एक ड्रैगन सीलिंग फॉर्मेशन है, इसके हर एक सील पर ड्रैगन लैंग्वेज में इंस्क्रिप्शंस लिखे गए हैं, तो इस फॉर्मेशन को ब्रेक करने के लिए सबसे पहला तो मुझे ड्रैगन रून्स का मतलब समझना होगा। और जैसा कि मैंने लास्ट टाइम ही आपको बताया था कि मुझे ड्रैगन लैंग्वेज नहीं आती। जिस पर शुयान कहने लगी कि तुम उसकी फिक्र मत करो, मैं तुम्हें ड्रैगन लैंग्वेज सिखा सकती हूँ। इस तरह से ड्रैगन लैंग्वेज सीख कर तुम्हारा भी फायदा होगा और तुम मेरी भी मदद कर पाओगे। तो चांगशिंग उससे कहता है कि ये मास्टर जिन ने बनाया हुआ फॉर्मेशन है, जिन्हें फॉर्मेशन के मास्टर माना जाता था, तो इसे ब्रेक करना बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला। मगर आपको बचाने के लिए चांगशिंग जरा भी कसर नहीं छोड़ेगा। तो चलिए फटाफट से मुझे अपनी भाषा सिखाना शुरू कीजिए। जिस पर शुयान कहने लगी कि हाँ, वो तो हम कर लेंगे, लेकिन उससे पहला मुझे तुमसे एक छोटा सा फेवर चाहिए। दरअसल फेवर था मीट का बड़ा सा टुकड़ा। जैसे चांगशिंग ने उसे वो मीट ला कर दिया, वो बड़ी ही मजे के साथ उसे खाने लगी। इतना ही नहीं, हम देख पाते कि उसके सामने तो मीट का बड़ा सा ढेर लगा है। वो चांगशिंग को बताने लगी कि 500 सालों बाद फाइनली मुझे मीट खाने को मिला। यहाँ पर तो मुझे भूखा ही मारा जाता था। वेल, यहाँ पर चांगशिंग दिल ही दिल में सोच रहा था कि पता नहीं इस मासूम बच्ची ने ऐसा कौन सा गुनाह किया जो मास्टर जिंग ने उसे 500 सालों तक यहाँ पर कैद रखा। कैद का तो छोड़ो, इसे तो खाना भी नहीं दिया गया, यानी कि ये बच्ची 500 सालों से भूखी थी। इधर शुयान का पेट भरते साथ ही वो चांगशिंग से कहने लगी कि चलो फॉर्मेशन को तोड़ने का वक्त हो चुका है। और इस तरह से ड्रैगन की भाषा का पहला अध्याय शुरू हो गया, जिसे ड्रैगन रोर कहा जाता है, यानी कि ड्रैगन की दहाड़। वेल, सबसे पहला तो शुयान ने चांगशिंग को सिटिंग पोजीशन में बिठा दिया और फिर जैसे उसने उसे पहला लफ्ज सिखाया, चांगशिंग उसे गलत बोल देता है, जो सुनते साथ ही शुयान ने जोर जोर से हंसना शुरू किया। वो कह रही थी, यकीन मानो तुम्हें सिखाना काफी ज्यादा मजे का होने वाला है। वही दूसरी तरफ टांग 36 दोबारा से शुयान युआनपो के पास पहुंच गया। उससे पूछ रहा था कि बताओ क्या मेरा दोस्त वापस आया था? जिस पर शुयान युआन जवाब देते हुए कहने लगा कि वो वापस आए और नहा धो के दोबारा से चले गए। अब ये सुनकर टांग 36 काफी ज्यादा शॉक हो गया। वो कहता है कि बस 15 दिनों में ही इंपीरियल कोर्ट के एग्जाम शुरू हो जाएंगे और ये बंदा है जो पता नहीं कहाँ पर जाकर टाइम पास कर रहा। इधर चांगशिंग ढेर सारा खजाना देकर शुयान के लिए मीट खरीदता रहता था। उसने एक बंदे को इतना सारा गोल्ड दिया कि वो बंदा बेचारा चक्कर आके नीचे पटक गया। सो इसी तरह से चांगशिंग की पढ़ाई काफी जम के शुरू हो चुकी थी। शुयान मीट के मजे लेते हुए उसे ड्रैगन्स की भाषा सिखाने लगी और चांगशिंग काफी ज्यादा अच्छे से प्रोग्रेस कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ टांग 36 उसके लिए परेशान हो गया। वो कहता है कि कहीं हमारे चांगशिंग ने कोई नई बंदी तो नहीं पटा ली, वो मुझे आजकल काफी ज्यादा डिस्ट्रैक्ट नजर आ रहा। जिस पर शुयान युआन कह रहा था कि हमारे मास्टर तुम्हारे जैसे तो बिल्कुल नहीं, जरूर से कोई इम्पोर्टेंट काम होगा, वरना वो कभी भी अपना वक्त जाया नहीं करेंगे। इधर चांगशिंग दूसरे अध्याय पर पहुंच गया था, जिसमें वो ड्रैगन रूइंस को थोड़ा बहुत समझ पा रहा था। तो इसी तरह से कुछ दिनों की मेहनत के बाद चांगशिंग ने बेसिक पैटर्न्स को समझ लिया और अब तीसरा अध्याय था रूइंस को ब्रेक करना, यानी कि ये लोग फॉर्मेशन ब्रेक करने के फाइनल अध्याय पर पहुंच चुके हैं। यहाँ पर शुयान उससे पूछ रही थी कि बताओ तुम्हारे सक्सेस होने के चांसेस कितने हैं, जिस पर चांगशिंग कहने लगा कि 30% चांसेस है कि मैं इसे ब्रेक कर दूंगा। वहीं पर शुयान उसे इमोशनल होकर बता रही थी कि 500 सालों से मैं इसी जगह पर कैद हूँ, अब यहाँ पर मेरा दम घुटता है। तो चांगशिंग उससे कहता है कि तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं तुम्हें आजाद करने की पूरी कोशिश करूंगा, बस यहाँ पर एक ही प्रॉब्लम होगी, मेरे पास कोई स्पिरिचुअल पावर नहीं, तो मुझे अपनी गोल्डन नीडल का इस्तेमाल करके ही इसे ब्रेक करना होगा। इसलिए चांगशिंग
ने अपनी गोल्डन निडल को अलग अलग पोजीशन पर सेटअप कर दिया। उसने जिस पोजीशन को मार्क किया उस पर ड्रैगन शुआन भी अपनी एनर्जी को रिलीज कर देती है। वेल यहाँ पर चांगशिंग उसे इंस्ट्रक्शन दे रहा था और शुआन भी उसी तरह से एक्ट करने लगी। सो इसी तरह से देखते ही देखते उसने अपनी स्पिरिचुअल पावर को हर एक मार्क में इन्फ्यूज कर दिया। चांगशिंग उससे कह रहा था कि बस अपनी स्पिरिचुअल पावर को धीरे से रोटेट करो और जैसे ये पूरी तरह से रिवर्स हो जाए तुरंत ही इसकी कोर पर अटैक कर देना। तो शुआन ने भी वही किया और अच्छी खबर तो ये थी कि उन दोनों का ये पैंतरा काम कर गया। हम देख पाते कि शुआन के हाथ पाँव में जो बेड़ियां थी वो अपने आप वैनिश होने लगी। शुआन की तो खुशी का मानो कोई ठिकाना नहीं था। यहाँ पर उसके हैप्पीनेस की कोई सीमा नहीं थी। वो चांगशिंग से कहती कि हमने ये कर दिखाया, मगर अभी भी वो पूरी तरह से आजाद नहीं हुई थी। वो चांगशिंग से कहती कि फिलहाल हमने एक कैरी पैटर्न को तो ब्रेक कर दिया। अगर हम ऐसे ही कोशिश करते गए तो फिर वो दिन दूर नहीं जब मैं पूरी तरह से आजाद हो जाऊंगी। मगर उतने में चांगशिंग की नजर पड़ी वहाँ की मूर्तियों पर जो अपने आप एक्टिवेट हो गई थी। वो तुरंत ही शुआन को बताने लगा कि फॉर्मेशन में एक नया बदलाव आया, मगर तब तक काफी ज्यादा देर हो चुकी थी। उन दोनों मूर्तियों ने मिलकर शुआन को अपनी गोल्डन जंजीरों में जकड़ लिया और वो दोनों स्टैचूज मिलकर बड़े ही जोर से उसे जमीन पर पटक देते हैं। यहाँ पर चांगशिंग उसके लिए काफी ज्यादा फिक्रमंद था। हालांकि शुआन दोबारा से वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन इसका भी अंजाम सेम था। दरअसल यहाँ पर डबल गॉड एरी अपने आप एक्टिवेट हो चुकी थी। साथ ही साथ वो मूर्तियाँ बताने लगी कि इस ईवल ड्रैगन ने कई सारे इंसानों को मार दिया था। ये उम्र में काफी छोटी थी, इसी वजह से इसे अंडरग्राउंड में कैद किया गया ताकि ये अपने पापों की सजा भुगत पाए। इसके आजादी की बस एक ही शर्त है, जब बाइचाओ में बाढ़ आएगी उसी वक्त ये आजाद हो जाएगी। जिस पर शुआन बताती है कि 500 सालों पहले मैं एक इलाके से गुजर रही थी और उस वक्त इंसानों ने डर के मारे मुझ पर हमले कर दिए। उन्हें लग रहा था कि मैं उनके लिए खतरा हूँ, इसलिए उन्होंने मुझे जान से मारने की कोशिश की और इसी वजह से सेल्फ डिफेंस के लिए मुझे उन पर हमला करना पड़ा। अगर मैं हमला नहीं करती तो वो लोग मुझे मार देते। तो बताओ क्या खुद को बचाने के लिए फाइट करना भी क्राइम हो गया? वहीं पर चांगशिंग उन स्टैचूज को बताने लगा कि बाइचाओ ब्रिज तो पानी से काफी ज्यादा ऊपर है। वहाँ की रिवर ही इतनी ज्यादा शैलो है कि कभी भी उस ब्रिज के ऊपर पानी नहीं जाएगा और ना ही कभी वहाँ पर कोई बाढ़ आएगी। इसका मतलब तो ये हुआ कि आप इस ड्रैगन को हमेशा के लिए कैद करना चाहते हो, और वो भी इसी वजह से क्योंकि उसने सेल्फ डिफेंस किया। ये तो सरासर गलत है। मगर वो स्टैचूज कहाँ ही उसकी सुनने वाले थे। वो कहने लगे कि इस ईवल ड्रैगन ने बिना किसी की इजाजत फॉर्मेशन की कोर को ब्रेक किया है, इसलिए सजा के तौर पर इसे सीधा एग्जीक्यूट किया जाएगा। और अब यहाँ पर उन दोनों स्टैचूज ने अपनी बड़ी बड़ी तलवारों का इस्तेमाल करते हुए शुआन पर हमला कर दिया, मगर चांगशिंग समय रहते उसे साइड में हटा लेता है। वो इतना तो समझ गया था कि स्टैचूज बस एक मैकेनिज्म है जो कभी उसकी बात समझ नहीं पाएंगे। इसलिए वो शुआन को बताता है कि अब इनसे आर्ग्यू करने का कोई मतलब नहीं बनता, हमें एक दूसरा तरीका अपनाना होगा। और इतना कहते साथ ही चांगशिंग ने हवा में छलांग लगाते हुए सीधे उस स्टैचू की कोर पर हमला कर दिया जो कि उसके फॉरहेड पर सेटअप की गई थी। वेल इस क्लैश में वहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज होने लगती है, लेकिन चांगशिंग ने नोटिस किया कि उसके पास स्पिरिचुअल पावर ना होने की वजह से वो कोर को शैटर नहीं कर पा रहा और फाइनली उस एनर्जी ने चांगशिंग को काफी दूर पटक दिया। ये देखते साथ ही ड्रैगन शुआन उसके लिए काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। वो खुद भी जंजीरों में कैद होने की वजह से चांगशिंग की कोई मदद नहीं कर सकती थी। वेल यहाँ पर चांगशिंग को इतना तो रियलाइज हो गया कि स्पिरिचुअल पावर कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। उसे शुआन को बचाने के लिए और इम्पीरियल कोर्ट के एग्जाम को जीतने के लिए स्पिरिचुअल पावर की जरूरत पड़ेगी, और ये पावर उसे तभी मिल सकती है जब वो सीटिंग इल्यूमिनेशन रॉल्म पर ब्रेक थ्रू कर पाए। वो गुस्से में कहने लगा कि शुरुआत से ही मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी, किस्मत ने हमेशा मेरे खिलाफ फैसला लिया, लेकिन अब मैं अपना फैसला खुद लूंगा। मेरे पास एक चॉइस है, वेल ये चॉइस है डू और डाई। मैं अब जबरदस्ती सीटिंग इल्यूमिनेशन को अचीव करूंगा। और अब चांगशिंग ने खुद की ब्रीदिंग पर फोकस करना शुरू कर दिया। इस पल में उसे अपने मास्टर की कई बातें याद आती है। उन्होंने बताया था कि स्टारलाइट ने तुम्हारी सी ऑफ कॉन्शियसनेस में एक वाटर की तालाब जैसा सेट हो जाना चाहिए। उसी तालाब का पानी यानी कि स्टार की पावर हमारी बॉडी के अलग अलग हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, मगर चांगशिंग की सी ऑफ कॉन्शियसनेस में कोई तालाब नहीं था। इनफैक्ट वहाँ की जमीन तो बस एक स्नोफील्ड थी, हर जगह पर बस बर्फ ही बर्फ है। तो चांगशिंग ने तुरंत ही जाकर उस
बर्फ को चेक किया और उसे पता चलता है कि ये कोई बर्फ ना होकर उसकी स्टारलाइट की पावर है, जो किसी ऑफ कॉन्शियसनेस में बर्फ के फॉर्म में जम चुकी थी। वो खुश होते हुए बताने लगा कि इतने दिनों से मुझे यही लगा था कि मैं कल्टीवेट नहीं कर पाऊंगा, मेरे पास कोई स्पिरिचुअल पावर नहीं, लेकिन मेरी पावर तो यहाँ पर जमी हुई है। साथ ही ये कोई छोटा सा तालाब ना होकर एक बहुत बड़ी स्नोफील्ड है, अगर इसे पिघलाया जाए तो मेरे पास पानी का एक बहुत बड़ा समंदर होगा। सब यहाँ पर चांगशेंग ने कल्टीवेट करते हुए अपने डेस्टिनी स्टार को जगाना शुरू कर दिया। उसके ऐसा करते साथ ही डेस्टिनी स्टार ने चांगशेंग पर अपनी फायर का फ्लो रिलीज करना शुरू कर दिया था। सो चांगशेंग इसी फायर का इस्तेमाल करते हुए इस सारी स्नोफील्ड को जलाना चाहता है, ताकि गर्मी से यहाँ का बर्फ पिघल कर वो पॉन्ड में बदल जाए। और उसका ये पैंतरा काम कर गया। डेस्टिनी स्टार ने रिलीज की हुई फायर की वजह से वहाँ की बर्फ पिघलने लगी। सो इस तरह से चांगशेंग ने अपनी ट्रू एसेंस को रिफाइन कर लिया था और अब वो तुरंत ही कल्टीवेशन से बाहर आ जाता है। उसने अभी तक पूरी की पूरी स्नोफील्ड को रिफाइन नहीं किया, मगर जितनी पावर की उसे जरूरत थी वो तो उसे मिल चुकी है। उसने देखा कि ये दोनों मूर्तियां ड्रैगन शुआन को मारने के काफी ज्यादा करीब हैं। तो चांगशेंग ने बड़े ही कूल अंदाज में अपने स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करते हुए सीधे एक मूर्ति पर हमला कर दिया। चांगशेंग की इस मूव का नाम था हीलिंग हेवन सोर्ड। उसके एक ही अटैक में स्टैचू तो टूटकर बिखर जाता है। साथ ही चांगशेंग ने पहली बार सिटिंग इल्यूमिनेशन स्टेज की पावर को विटनेस किया था। तब तक वो दूसरा स्टैचू चांगशेंग को अपनी पाव के नीचे कुचलने की कोशिश करता है, मगर चांगशेंग शैडो स्टेप टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए तुरंत ही उससे दूर हट जाता है। साथ ही साथ उसने अब हवा में छलांग लगाते हुए अपनी एक और मूव को एक्टिवेट कर लिया। उसने यहाँ पर जोंगशान विंड एंड रेन टेक्निक का यूज किया था, जिसका उस स्टैचू के पास कोई जवाब नहीं। वैसे अगर टेक्निक्स की बात की जाए तो चांगशेंग के पास इन सभी टेक्निक्स का नॉलेज था, बस फर्क इतना है कि उसने आज तक कभी इन टेक्निक्स का इस्तेमाल ही नहीं किया था। और अब उसने अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से एक फाइनल अटैक रिलीज कर दिया, जो कि सीधे जाकर उस स्टैचू पर मौजूद कोर पर हिट हो जाता है। सो इस तरह से चांगशेंग ने इन दोनों स्टैचूज का काम तमाम करते हुए ड्रैगन शुआन को बचा लिया। उन स्टैचूज के डिस्ट्रॉय होते साथ ही शुआन तुरंत ही उन गोल्डन जंजीरों से आजाद हो जाती है। वो चांगशेंग की तारीफें करते हुए कहने लगी कि तुमने तो मुझे हैरान कर दिया, बस कुछ ही पलों के अंदर तुमने सिटिंग इल्यूमिनेशन realm को अचीव किया है। तुम तो वाकई रिमार्केबल हो, मैंने तुम्हारी जैसा डैशिंग बंदा आज तक नहीं देखा था। मगर उसी वक्त चांगशेंग को काफी ज्यादा तकलीफ होने लगी, क्योंकि उसकी जो बची कुची मेरिडियंस थी वो भी शटर होने लगती है। वो शुआन को बताने लगा कि मैंने बर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए अपनी स्पिरिचुअल पावर को अवेकन किया है और मेरी मेरिडियन इतने सारे प्रेशर को झेल नहीं पा रही। ये सब सुनकर तो शुआन काफी ज्यादा घबरा जाती है। वो चांगशेंग को बता रही थी कि हमें जल्दी से तुम्हें ठीक करना होगा, वरना तो तुम्हारी स्टार फायर पूरी बॉडी को कंज्यूम कर लेगी। यहाँ पर शुआन पैनिक होते हुए इधर उधर फ्लाई करने लगती है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो चांगशेंग की मदद कैसे करेगी। यहाँ पर चांगशेंग भी काफी ज्यादा मायूस था। वो कहता है कि मैं कई दिनों से कड़ी मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन मुझे क्या पता कि मेरे माइंड सी में बस एक स्नो फील्ड है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं कभी अपनी नियति को बदल नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं हार भी नहीं मान सकता। यहाँ पर शुआन काफी ज्यादा इमोशनल हो गई थी। वो तुरंत ही अपनी ड्रैगन फायर का इस्तेमाल करते हुए चांगशेंग की बॉडी को टेम्पर करने लगी। साथ ही वो इमोशनल होते हुए चांगशेंग से कहने लगी कि तुम मुझे इतनी जल्दी छोड़कर नहीं जा सकते, अभी तक तुमने मेरे फॉर्मेशन को ब्रेक नहीं किया, और अगर तुम चले गए तो फिर मेरे लिए मीट कौन लाएगा। लेकिन उसकी ड्रैगन फायर का भी चांगशेंग की बॉडी पर कोई असर नहीं हो रहा था। वो हैरान होते हुए कहने लगी कि ये तो इम्पॉसिबल है, मेरी ड्रैगन ब्रीदिंग के जरिए मैं तुम्हारी एनर्जी को सप्रेस कर सकती थी। और फिर वो सोच में पड़ गई। वो कहती है कि अगर स्टार फायर चांगशेंग की सी ऑफ कॉन्शियसनेस को अंदर से बर्न कर रही है तो फिर चांगशेंग की अभी तक मौत हो जानी चाहिए थी, मगर चांगशेंग को थोड़ी बहुत तकलीफ के अलावा और कोई असर महसूस नहीं हो रहा। इसका मतलब तो ये हुआ कि चांगशेंग का दिल अंडरवर्ल्ड realm का गेटवे है। साथ ही साथ चांगशेंग का हार्ट स्पिरिट realm के साथ भी कनेक्टेड है। लेजेंड्स के अकॉर्डिंग ऐसे दिल को स्पिरिट कनेक्टिंग हार्ट कहा जाता है। कहीं चांगशेंग के पास अनब्रेकेबल बॉडी तो नहीं है। ये अनब्रेकेबल बॉडी हजारों लाखों सालों में किसी एक को ही हासिल हो सकती। वैसे देखा जाए तो सभी कल्टीवेटर्स एक ही सीक्वेंस में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला उन्हें मैरो क्लींजिंग को पूरा करना पड़ता, उसके बाद वो पहुंच जाते हैं सिटिंग इल्यूमिनेशन पर, और फिर इसे अच्छे से मास्टर करने के बाद ही वो लोग स्पिरिट कनेक्शन पर पहुंच सकते हैं। और अब हमें चांगशेंग की फिजिकल बॉडी यानी कि अनब्रेकेबल बॉडी के बारे में बताया गया। इसे प्राइमल सेलेस्टियल वन भी कहा जाता है। ऐसी बॉडी हजारों लाखों सालों में किसी एक के पास पाई जाती, और इसीलिए ये सबसे ज्यादा स्पेशल है। जब शुआन को ये बात पता चली तब वो काफी ज्यादा हैरान थी। वो कहती चांगशेंग चांगशेंग मुझे ये
ये समझ नहीं आ रहा कि तुम मेरे लिए लकी हो या मैं तुम्हारे लिए। दरअसल शुआन को बचाने के लिए ही चांगशेंग ने ये रिस्क उठाई थी। वो कहती है कि स्टार फायर कंटिन्यूअसली तुम्हारी बॉडी को कंज्यूम कर रही, मगर तुम्हारे पास प्राइमल सेलेस्टियल बॉडी होने की वजह से वो स्टार फायर तुम्हें इतनी जल्दी मार नहीं सकती। मुझे कुछ भी करके तुम्हारी स्टार फायर को रोकना होगा, और इसका तो बस एक ही तरीका है, मुझे अपना ड्रैगन एसेंस ब्लड तुम्हें देना होगा। और दोस्तों इसी वजह से शायद शुआन चांगशेंग को लकी बोल रही थी, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी प्राइमल सेलेस्टियल बॉडी है और साथ ही साथ आज उसे ड्रैगन की ब्लड लाइन भी हासिल होगी। और अब वो अपने ड्रैगन ब्लड का इस्तेमाल करते हुए चांगशेंग की बॉडी को टेम्पर करने लगी, जिससे वो पूरी केव ड्रैगन ऑरा से भर जाती है। साथ ही साथ चांगशेंग की बॉडी में कई सारे बदलाव होने लगे। चांगशेंग के भी शुआन जैसे हॉर्न निकल आए थे और फाइनली उसकी बॉडी पूरी तरह से रिफाइन हो गई। तो दोस्तों आपको चांगशेंग का ये नया फॉर्म कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मुझे तो ये फॉर्म काफी ज्यादा डैशिंग लगा। खैर यहाँ पर इन दोनों ने अपनी ढेर सारी पावर्स का इस्तेमाल किया था, जिसके चलते ये दोनों भी बेहोश होकर नीचे गिर गए। वेल इस चैप्टर का नाम था द बॉय बर्निंग विद द पैशन एंड द ड्रैगन। अब थोड़ी देर में इम्प्रेस भी वहाँ पर पहुँच जाती है। वो कहती है चांगशेंग मुझे तो लगा था कि इस मौत के खंडर में आने के बाद तुम मारे जाओगे, लेकिन देखो तुम तो यहाँ भी सरवाइव कर गए। इनफैक्ट ये मौत का कुआं तुम्हारे लिए फॉर्चून बन गया। खैर इस बार भी मैं हार मानती हूँ। और इतना कहते साथ ही उसने चांगशेंग को वहाँ से गायब कर दिया। अब थोड़ी देर बाद जब चांगशेंग की आँख खुलती है तब उसने देखा कि वो तो अपने कमरे में है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उस डेडली केव से उसे किसने बचाया होगा। वेल ये कोई और नहीं बल्कि एम्प्रेस टियानहाई थी। भले उसने हमेशा चांगशेंग को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, मगर प्लान फेल होने के बाद भी वो ईमानदारी से चांगशेंग की मदद करती है। चांगशेंग ने नोटिस किया कि अब वो स्पिरिचुअल पावर को यूज कर सकता है, जिससे वो काफी ज्यादा खुश हो गया। वो कहता है कि इसका मतलब तो ये हुआ कि मैं ऑलरेडी सिटिंग एलिमिनेशन स्टेज पर पहुंच चुका हूँ। वही दूसरे कमरे में टांग 36 मुर्गे की टांग पर अटैक करने वाला था, मगर तभी एक बड़ा ही खतरनाक स्लैश आकर उस लेग पीस को उड़ा देता है। ये देखकर तो टांग 36 एक सेकंड के लिए काफी ज्यादा पैनिक हो गया और चिल्लाते हुए पूछ रहा था कि बताओ इस यंग मास्टर पर अटैक करने की जरूरत किसने दिखाई। और अब वो दोनों बंदे फटाफट से चांगशेंग के रूम में पहुंच जाते हैं। उन्हें लग रहा था कि चांगशेंग के कमरे में जरूर से कोई घुस गया होगा, तो चांगशेंग उन्हें तुरंत ही बताने लगा कि मैं तो बस अपनी पावर्स को चेक करना चाहता था। मगर टांग 36 और शुआन युआन तो चांगशेंग की स्लैश अटैक को देखकर ही काफी ज्यादा हैरान थे। और उतने में उन्हें लियो हेंग की आवाज आती है, जो कि अपने अकेडमी में वापस आ चुकी थी। उसी वक्त सिटी गेट की बेल्स को जोर जोर से बजाया जाने लगा। ये इशारा था कि दूसरे नेशन के लोग इंपीरियल कोर्ट एग्जाम में पार्टिसिपेट करने के लिए यहाँ पर पहुँच चुके। यहाँ पर चांगशेंग अपने मास्टर और सीनियर ब्रदर को याद करते हुए कहने लगा कि फाइनली वो दिन आ चुका है जिसके लिए मैं शेंदू सिटी आया था। आखिर में हमें बताया जाता है कि ग्रेट डायनेस्टी की ट्रायल सब शुरू हो चुकी और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।